है ना, थोड़ा सा मैथ्स में आप लोगों को जैसे टीचर से मैंने पूछा था मैथ्स वाले लोगों से, तो उन्होंने बोला था कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, लॉगरिदम्स। क्या आप लोगों को लॉगरिदम्स पढ़ाया गया है क्या? क्या आप लोगों को लॉगरिदम्स पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया ना? ठीक है बच्चे, तो एक बार ना, क्योंकि उसमें लॉग आई एम सॉरी, ठीक है, मतलब मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बियर करना इस चीज के लिए। नहीं हुआ है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में और बता देता हूँ कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि लॉगरिदम्स, क्योंकि उसके बिना पूरे केमिस्ट्री में फिर आपको दिक्कत आएगा, हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ यूज है। तो हमारे केमिस्ट्री का जो काम का चीज होगा, आप लोग पहले अग्री करोगे तभी हम वो चीज करवाएंगे, वरना क्योंकि उसमें मेहनत जाएगा बहुत ज्यादा। तो ध्यान से सुन लो, ठीक है, बता रहे हैं ये ना बच्चे, सारा बताएंगे, पहले सुन लो, सुन लो पहले, और उसको बताओ कि सर करना है कि नहीं करना है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री में जितने मैथ्स की चीजें यूज होती है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसका मैं एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। एक टीचर होंगे और वो 1.5 घंटे का 2 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज कर रहे होंगे खास करके, वो रिकॉर्डेड सेशन में रिकॉर्ड करवा के और फिर आप लोगों को सारे ग्रुप्स में उसको लिंक शेयर करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आप लोग देखोगे तब। मैं तो करवा सकता हूँ वो चीज ना, कि आप लोगों को सारे एक टीचर से रिकॉर्ड करवा के दिलवा सकते हैं हम लोग, बट ये होगा आप लोग देखोगे तब। ऐसा ना हो कि फिर हमारी तरफ से मेहनत होके गया और आपने वो देखा ही नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है? सारे लोग यस पक्का? डन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होने से पहले, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये क्लास को रेगुलर क्लास में नहीं रख सकते हैं, हमारे जो रेगुलर क्लासेज है वो फिक्स है। एक्स्ट्रा क्लास रखने में सारे बैचेज आएंगे तो एक साथ में वो क्लास हैंग कर जाएगा, क्योंकि 100 जो भी बैचेज हैं सब में आना पड़ेगा वो चीज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन डलवाऊंगा, सारे ग्रुप्स में वो चीज जाएगा जो मैथमेटिक्स का यूज होगा, और वहां पे आप डायरेक्टली उसको वॉच आउट कर लेना। इज इट क्लियर? चलो, अब यहां तक क्लियर है तो फटाफट अब जनरल बातें खत्म, अब आ जाओ टॉपिक पे। हम लोग पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स दिख रहा है ना ये बच्चों कि तो हमारा सॉलिड्स में सबसे ज्यादा था, फिर लिक्विड्स में, और फिर गैसेस में। सॉलिड में सबसे ज्यादा था, फिर लिक्विड में था, फिर गैस में था। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स बताया तो तुम्हारा क्या बताता है? डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स में, दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। सॉलिड में सबसे कम डिस्टेंस होता है, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड्स में थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, और गैसेस थोड़ी दूर दूर होते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स में सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसके बाद हमने बात किया था थर्मल एनर्जी का। ध्यान दो, थर्मल एनर्जी मैंने यहाँ पे एक तुमको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो आयरन है या पानी ही है, मान लो आइस, आपको दिख रहा है क्या? ये आइस को तुमने क्या किया कि सॉलिड फॉर्म में है, तुमने इसको गर्म कर दिया, तो वो क्या पानी बन गया। उसको तुमने और गर्म किया, वो स्टीम हो गया, ठीक है क्या? ये पहले का लेक्चर पढ़ाया हुआ है जतीन, तो ये बस केवल मैं फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो थर्मल एनर्जी मतलब अंदर में जो वाइब्रेशन हो रहा होगा, आपको इसे एहसास हो जाता है, जो आइस है वो ठंडा लगता है जिसमें ज्यादा गर्मी का एहसास हो। लिक्विड होगा, तब तुम बॉयल कर रहे होगे, गर्म हो रहा होगा तो उसमें और ज्यादा तुम्हारा वो जलता है, और जो स्टीम होगा उससे तुरंत हाथ जल जाता है। तो थर्मल एनर्जी तुम्हारा सबसे ज्यादा होगा गैस में, फिर होगा तुम्हारा लिक्विड में, और सबसे कम होगा सॉलिड में। तो ये दोनों उल्टा चलता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ये है तुम्हारा सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए। जो थर्मल एनर्जी है गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था स्टेट ऑफ अ गैस एंड स्टेट वेरिएबल। बच्चों याद है ना? माइक्रोफोन ऑन किए हैं हम, बोलना हाँ या ना। यस सर। बोलना कि सर हम तो पढ़े ही नहीं थे। यस सर। ठीक है, अब चुप रहो, सुनते जाओ, ठीक है। कुछ तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो। यस सर। फिर बोल रहा है अभी चुप रहना बच्चे चुप रहो प्लीज। स्टेट ऑफ गैस एंड स्टेट वेरिएबल। सिंपल से कि किसी भी गैस का कौन सा स्टेट है, स्टेट मतलब
उसका टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वो हम लोग उससे निकालते हैं। और मैंने बात किया था कि स्टेट मतलब 3 स्टेट हमने देखा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो वेरिएबल होगा, हमने बात किया था कि आपको 3 तरह के वेरिएबल्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर। तुम ये वेरिएबल्स को चेंज करते जाओ, और इस वेरिएबल जैसे ही वो चेंज होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा स्टेट बदलते जाता है। जैसे कि मैंने उस दिन बात किया था कि ये आयरन है, मान लो जब 0 डिग्री सेल्सियस, हमने एक्सक्यूज मी सर, को वेरी कर रहे हैं, हम केवल टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या था, सॉलिड। सर हाँ बच्चे, बोलो बच्चे, कोई डाउट है? नहीं, सर प्लीज ये माइक ऑफ कर दीजिए, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ। अब देखो, हमने बात किया था, हमने बात किया हुआ बच्चे कि आपका जो वेरिएबल्स है ना, वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। तो तुम जो वेरिएबल्स को चेंज करोगे, उसके हिसाब से स्टेट बदलते जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से स्टेट बदलते जाएगा। जैसे कि अगर मान लो तुमने एक आयरन है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाया, मतलब टेम्परेचर है, वेरिएबल क्या है वहां पे, टेम्परेचर, तो सॉलिड था, स्टेट बता रहा है। तुमने उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। तुमने वेरिएबल यानी कि टेम्परेचर को चेंज किया, तो देखो स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। सिमिलरली तुम उसको 5000 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, अब वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तुमने वेरिएबल को चेंज किया, स्टेट बदल गया। तो ये रिलेशनशिप है कि तुम जो वेरिएबल से उसको चेंज करोगे, तो उससे तुम्हारा स्टेट भी डिफर हो जाएगा। तो ये हमने बातें की हुई थी। फिर ये जो वेरिएबल्स थे कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, ये तीनों का हमने बात किया होता है कि प्रेशर जो होता है, जो भी तुम्हारे, ये तो तुमने बचपन में पढ़ा है कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। लेकिन गैसियस स्टेट हम लोग बोलते हैं कि जो गैसेस वाल, जो कंटेनर का वाल होता है, जो उस पर प्रेशर लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। इसमें हम लोग पास्कल्स में लेते हैं प्रेशर को। वॉल्यूम, जो तुम्हारा कंटेन गैसेस के फॉर्म में क्या होता है, ये जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम। तो जिस भी कंटेनर में, रिजिड बॉडी के लिए, जिस भी कंटेनर में अगर वो कोई गैस है, अगर मैं इस रूम में हूँ, तो जो इस रूम का वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम। ऐसे बदल जाए गैसेस। टेम्परेचर, कोई भी बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसको हम टेम्परेचर से मापते हैं। तो ये बेसिक चीज था। इसके बाद हमने बात किया था आइडियल गैस का, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। आइडियल गैस मैंने बताया था आपको उस दिन। वॉइस मेरा ठीक है दीपांशु, एक बार आप अपने नेटवर्क को रिचेक कर लो, ठीक है। तब तबीयत खराब है, फिर भी मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं तेज ही बोलता हूँ जनरली, तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो। आइडियल गैस जो है तुम्हारा, वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, ये रियल में नहीं होता है। रियल गैस के लिए रियल गैस का हम लोग टर्म यूज करेंगे। आइडियल मतलब आइडियली ये होना चाहिए था, उसके लिए हम लोग बहुत सारे एजम्पशंस को लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एजम्पशंस को लेते हैं। अब उसमें से एजम्पशन क्या होता है, पहला एजम्पशन कि जो इंटरेक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो 0 होता है। ये होता नहीं है। जो रियली में अगर तुम देखोगे, एक बार फटाफट बताओ सारे लोग, मतलब चैट बॉक्स में लिखे, क्या वॉइस नहीं आ रहा है क्या? क्या वॉइस ऑडिबल नहीं है? इज आई ऑडिबल? आ रहा है। मेरे एंड से बच्चे सही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे डिवाइस पे भी देख रहा हूँ, तो वहां पे सब चीज सही आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मतलब नेटवर्क फ्लक्चुएट आपके एंड में कर रहा होगा, क्योंकि आप लोग मोबाइल डेटा से यूज करते हैं और हम लोग वाईफाई से पढ़ाते हैं। अगर जो वाईफाई से जुड़े हुए होंगे उनको सही आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ कट हो रहा होगा तो फिर बताना, अभी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, तो ध्यान से सुनते जाओ। आइडियल गैस का क्या था? आइडियल गैस से क्या था कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस को एज्यूम किया हुआ था। क्या एजम्पशन थे? कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा। कितने भी गैसेज में वीक इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं ये हमें पता है, लेकिन रियल में 0 नहीं होता है, वो कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा।
लेकिन आइडियल गैस के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरेक्शन फोर्स है वो एकदम खत्म, नेग्लिजिबल, जीरो है, पहला चीज। दूसरा चीज हमने एज्यूम किया कि जो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होते हैं। क्या मैंने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा वो कम होगा। सर इसका मतलब क्या है? अब सपोज करो कि ये जो रूम में, मान लो जिसमें तुम रूम में बैठे हो, इस रूम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इस रूम के अंदर जितने भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनको हम कंप्रेस करें और एक छोटे से डब्बे में, इतने छोटे डब्बे में उसको क्या करें कि उसको कंप्रेस करके डाल दें, तो क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब ये कि इस पूरे रूम का जो वॉल्यूम है एक छोटे से जगह में आ सकता है। तो ये मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना वो नेग्लिजिबल है। किसके रिस्पेक्ट में? इस रूम के रिस्पेक्ट में। अभी भी समझ में नहीं आया? अब समझो। मान लो कि ये क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा होता है और एक छोटा सा बॉल है, क्रिकेट वाला बॉल जिसको कि हम लोग फेंकते हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉल का वॉल्यूम है नेग्लिजिबल है ना, बहुत कम है कि नहीं है? बोल दो ना जरा फटाफट। तो कुछ इसी तरह से तुम मान लो कि जो तुम्हारा पूरा रूम का वॉल्यूम है उसको तुमने कंसंट्रेट कर दिया। एक रूम जो तुम्हारा है उसको मान लो क्रिकेट ग्राउंड, और उस पूरे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो भी वॉल्यूम था, जो गैसेस थे, उसको तुम कंफाइन करके क्रिकेट बॉल में डाल दिया। तो वो क्या होगा? वॉल्यूम उस पूरे क्रिकेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ये बात मैं बस बोल रहा था। तीसरा चीज कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने बोला है इसमें। दूसरा चीज, आइडियल गैस में क्या होता है? प्रेशर होगा कम। अब प्रेशर आपने कम क्यों लिया है? अगर किसी भी चीज का तुम प्रेशर ज्यादा लो गैस के लिए, जैसे ये कंटेनर का मैंने एग्जांपल दिया था उस टाइम पे, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। अब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे, यानी कि उस पिस्टन को, ये पिस्टन है बच्चे, ऊपर से हम दबा रहे हैं, इसको तुम और नीचे करोगे तो जैसे ही नीचे होगा गैसेस क्या हो जाएंगे? पास पास आएंगे। तो वो गैस एक दूसरे से कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोलिजन स्टार्ट होगा इसका मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा उसमें। और आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो है ही नहीं। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए प्रेशर हमेशा लो होगा और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा थियोरेटिकली जब भी दो कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, आइडियल गैस है। मैथमेटिकली वो गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। बस। अब आ जाओ आगे। गैस लॉज, वो गैसेज जो कि गैस लॉ को फॉलो करते हैं उनको गैस लॉज बोलते हैं, और कुछ नहीं। अब गैस लॉज में मास वॉल्यूम टेम्परेचर पे आता है। डायरेक्टली आ जाओ बॉयल्स लॉ। ये सारा पढ़ाया हुआ है, मैं जल्दी दे रहा हूँ। ये मत सुनो कि सर जल्दी जल्दी भगा रहे हो, अच्छे से समझाए हैं हम आपको पिछले वाले क्लास में। अभी के लिए देखो, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बच्चे कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको दो चीज मैंने बोला था कि प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप आता है बॉयल्स लॉ से। जैसे ही आएगा बॉयल्स लॉ, आपको एक चीज, जैसे था ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने पढ़ा है ना बच्चे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। आर तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये चार चीज में से किसी ना किसी को तुम कांस्टेंट रखो। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट होगा मतलब वो बॉयल्स लॉ है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो याद करते जाओ, अभी मैंने उस दिन क्लास में बुलवाया भी था आपसे, फिर से आज पूछूंगा क्लास के लास्ट में। अभी के लिए बॉयल्स लॉ, आर का वैल्यू बहुत सारा आता है दीपांशु, एक साथ लेंगे, अभी नहीं, धीरे धीरे करके। बॉयल्स लॉ में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट था तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसको समझो तुम, यहां से मैं फिर से समझा देता हूं कि ये तुम्हारा, अगर मान लो एक कंटेनर है, ये तुम्हारा इनिशियल प्रेशर था, कुछ भी प्रेशर P1 था और यहाँ पे वॉल्यूम V1 था। अब तुमने क्या किया कि प्रेशर को बढ़ा दिया। तो तुम जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो पिस्टन है वो नीचे आ जाएगा बच्चे, बोल दो ना जरा। तो वॉल्यूम पहले जो V2 था, अब क्या V1 था वो घट गया, बोल लो, और प्रेशर P2 हो गया। तो जो P अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर घटेगा।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कौन बोलता है ये? बॉयल्स लॉ। तो हमने बोला कि जैसे ही प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मुझे जाकर मल्टीप्लाई करो, तो P इज इक्वल टू के इंटू 1/V, तो पीवी बराबर कांस्टेंट। ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है बॉयल्स लॉ के लिए। और फिर हमने क्या किया, दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम के लिए लिया, जो यहाँ पे हमने बात किया था कि P1 इंटू V1 वो कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। अब तुमने प्रेशर को बढ़ाया था तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शनल में घट गया होगा, इसीलिए P2 इंटू V2 जो होगा वो भी उसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हमने दोनों को बराबर करके फिर लिख लिया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। ये कौन बोलता है? बॉयल्स लॉ। तो दो आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में आपको ये याद रखना है। अगर यहां तक बात क्लियर है, तो उस दिन मैंने ये डायग्राम बताया था, बहुत सारा डायग्राम है ये, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर गैसेस। ये सारे ग्राफ में आप कंफ्यूज मत। क्यों? क्योंकि आपको अभी लॉग नहीं पढ़ा हुआ है। आप केवल इतना याद रखना, ये लॉग भी मैंने उस दिन कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है? मैथ्स वैथ्स वाला चीज जिन बच्चों को समझ में आया था वेल एंड गुड, नहीं आया था इंतजार करो, इंतजार करो। अगले वीक में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होने से पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। अभी के लिए केवल याद रखना है कि इस डायग्राम में एक डायग्राम काम का है, पहला वाला। ये तो हमेशा याद रखना है कि प्रेशर वॉल्यूम में जैसे ही कुछ रिलेशन आएगा, मैं बता देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम का पूछेगा तुमसे कि ग्राफ बनाओ प्रेशर वॉल्यूम का, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? सिंपल ऐसे, ठीक है क्या? थर्मोडायनेमिक्स अगले वीक में समझे। 20 तारीख को आप लोग का टेस्ट है। 20 से पहले ये चैप्टर, इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 20 को आप लोग का टेस्ट है, रिसफलिंग टेस्ट, जिससे कि बैच बनेगा आप लोगों का। और वहीं से फिर 28 से आप लोगों का बैच रिसफल हो जाएगा। और 20 तारीख के बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर लेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम से पहले केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ऑन टाइम खत्म रहेगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक क्वेश्चन किए थे, तो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू इतना ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है क्या? आंसर भी उसे यहाँ पे डाला हुआ है। एक और क्वेश्चन था, ये भी उस दिन करा दिया मैंने। अब आता है चार्ल्स लॉ। अब आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बच्चे? ये तुम्हारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। ये बोलता है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर किसी भी चीज में तुम प्रेशर को कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट रखो, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दो, जैसे ये पिस्टन था, इसका कुछ वॉल्यूम है, तुम जैसे ही मान लो तुम नीचे से क्या करो, उसको हीट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू, जैसे तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू KT। इसका मतलब V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर को कंपेयर करें कि V1 अपॉन T1 वो कांस्टेंट होगा, V2 अपॉन T2 वो भी कांस्टेंट के बराबर होगा, इसका मतलब कि ये दोनों के बराबर होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये क्यों मैं करवा रहा हूँ? आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह के आएंगे कि इनमें से V1 T1 दिया रहेगा, T2 दिया रहेगा, पूछेगा V2 बताओ क्या होगा, या कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, एक पूछे निकालने के लिए, तो वहां से ये निकाल लेंगे। इससे भी क्वेश्चन था, ये ग्राफ है तुम्हारा, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो भी कोई भी डायरेक्टली हो, कोई चीज तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका ग्राफ को कैसा होता है। इसीलिए यहाँ पे ये मैं उस दिन थोड़ा सा टाइम लगा कर समझाया था,
माइनस का वैल्यू क्या है, क्यों हम केल्विन में करते हैं। आज नहीं करा रहा हूँ। His voice is not coming. वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस आ रहा है यार, मतलब अचानक से ऐसे लोग क्यों गायब हो जा रहा है। मेरे इनसे सही जा रहा है बच्चे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप बता दिया करो चैट बॉक्स में। अब रुक जाओ, अब सुनो। एक क्वेश्चन हम लोग बीच में किया था, देखो अभी जो मैंने बताया था ना, डीपीपी आज चला जाएगा, आज रात में सबको डीपीपी, 2 डीपीपी जाएगा, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2। आज रात में सबको डीपीपी मिल जाएगा, सारे ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में डीपीपी चले जाएंगे आज के आज। डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, 10-10 क्वेश्चन के डीपीपी होंगे। और उसके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा, रुक जाओ अभी मैं बताऊंगा कि डीपीपी आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला था ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि एज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। जहां आपको दिखा ना कि अरे प्रेशर कांस्टेंट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए चार्ल्स बाबा। कौन दिमाग में आएंगे? प्रेशर कांस्टेंट दिमाग में फटाफट आएंगे चार्ल्स बाबा का भूत। वो चार्ल्स बाबा जैसे ही आया आपको तुरंत आना चाहिए अरे v प्रोपोर्शनल टू t था, यानी कि v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। अब क्वेश्चन में 3 चीज दिया रहेगा, देखो v1 दे रखा है, t1 दे रखा है, v2 दे रखा है, t2 पूछा हुआ है, तो 3 चीज दे दिया, चौथा निकालना है, पुट करो निकालना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हो जाएगा, आई होप सो हो जाना चाहिए। अब आ जाओ आगे, अगला था गेम सेक्स लॉ। वो ये मत बोलना सर जी जल्दी जल्दी, नहीं, कभी भी हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो पढ़ाया गया वही से रहेगा। नहीं बनेगा आप लोगों से, हम हैं तो क्या करना, अगर नहीं बनेगा तो आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। और बताओ, आप लोग को बस खुश रहना है और पढ़ते रहना है, जिस भी चीज का कमी होगा सब मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन डीपीपी मिलेगा उस दिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वरना सारे लोग तुरंत उसी दिन सॉल्यूशन देके कॉपी मार लेंगे। पहले लड़ो, क्वेश्चन से लड़ो, फंस जाओगे, फंस जाओगे, सॉल्यूशन भिजवा देंगे। ठीक है, वॉइस चली जा रही है, आ गई है। ठीक है, अब आ जाओ गेल लुसेक्स लॉ। ये क्या बोलता है तुम्हारा बच्चे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। गेल लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट ये बोलता है जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में यहाँ पर रिलेशन आएगा। गेल लुसेक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आता है। ये बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, उल्टे सेंस में टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे प्रेशर घटेगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो P इज इक्वल टू KT। इसका मतलब P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको इक्वेशन याद रहेगा। किसका है ये? गेल लुसेक्स लॉ। नोट डाउन करते रहो बच्चों, पीडीएफ तो मिल जाएगा फिर भी कॉपी पे, अभी पूछेंगे तुरंत। अब दो प्रेशर्स पे और दो टेम्परेचर्स पे कंपेयर करें तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो दूसरा ये इक्वेशन याद रहेगा गेल लुसेक्स लॉ का। यहां तक शायद हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे क्या यहाँ तक? अवोगाड्रोस लॉ भी पढ़े थे क्या हम लोग पिछले वाले क्लास में? अवोगाड्रोस लॉज, अवोगाड्रो लॉज, अवोगाड्रोस लॉज हो गया है। चलो फिर बहुत बढ़िया बात है। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि तुम्हारा गैस का अमाउंट और वॉल्यूम में रिलेशन रहता है। क्या बोलता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ जितने भी गैसेज हैं, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे। मान लो कि तुम्हारा O2 है और N2, दो मैंने गैस को ले लिया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। ए आइसोकोर, नैना, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं आम, इमली आ जाएगा बाद में। O2 है, अगर मान लो इसका प्रेशर है कुछ भी 1 बार, N2 का भी प्रेशर है 1 बार, इसका वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर और इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर, और टेम्परेचर है मान लो इसका 300 केल्विन और ये भी टेम्परेचर है 300 केल्विन।
दिख रहा है क्या? दोनों में यार वॉल्यूम को हटा दो। दोनों में जब कंडीशन सिमिलर है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का कंडीशन सिमिलर है, तो ऑक्सीजन में भी और नाइट्रोजन में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा ना वो बराबर। बस ये यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वल हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि V अपॉन N इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने उस दिन यही बताया था और कुछ नहीं। मैंने तुम्हारा आंसर रश्मि ने कर दिया। अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन बनता कैसे? N होता है नंबर ऑफ मोल्स, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े थे अभिषेक बच्चे। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? अभी ना मैं वो ओपन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, माइक्रोफोन ओपन कर रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, अवोगाड्रोस लॉ में क्या कांस्टेंट था। फटाफट बताओ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। V इज प्रोपोर्शनल टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली। वेरी गुड। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। प्रेशर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली। अवोगाड्रोस लॉ में, अवोगाड्रोस लॉ में फिजिकली ऑल सेम रहेगा। V is directly proportional V upon N. at same conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें बच्चे, तो हो जाएगा V is directly proportional to N, V is directly proportional to T and V is directly proportional to 1 upon T. कंबाइन करो तो PV is proportional to NT। कांस्टेंट हटाएंगे ये तो कांस्टेंट आएगा nRT। इसी को हम लोग बोलते हैं PV is equal to nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये खत्म हो गया था उसमें। ये चैप्टर सर सारे लोग को इक्वेट किया है बस। हाँ बच्चे, मैंने बताया कि ये आइडियल गैस इक्वेशन जो हम निकाला था ना, PV is equal to nRT, ये आया कैसे था? जैसे ही आइडियल गैस आया था सेकंड और थर्ड स्लाइड में मैंने इस इक्वेशन को लिखा था, PV is equal to nRT। अब हमने गैस लॉजेस को पढ़ ले, ठीक है, गैस लॉज को हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखो डिराइव कर दिया। यस सर। गिब्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड। जो बच्चे देख रहे हैं सो नहीं रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो याद रखना, ठीक है। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन है फटाफट कर दो। उम्मीद लग रहा है आ जाए सर, सिलेबस में नहीं है। सारे बच्चों को पता है सिलेबस में नहीं है। कौन सा सिलेबस में नहीं है बच्चे? सुमित, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। केवल हम बोर्ड का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हमारी सपने थोड़ी ऊंची है सर इसके बिना। हाँ रुक जाओ बच्चे, माइक्रोफोन में बंद कर रहा हूँ। इसके बिना ना, हाँ सब है, जेई मेंस या नीट, इसमें सारा आएगा। इसके बिना एक्चुअली आप थर्मोडायनेमिक्स में भी नहीं कर पाओगे बच्चे। थर्मोडायनेमिक्स में आपको फिर समझ में नहीं आएगा चीज कि कैसे हो रही है। आपको अगर स्कूल्स में थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ाया नहीं गया। अच्छा ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है। जब ये हो गया है तो फिर उसका आंसर यहाँ पे। अब आ जाओ, एक और है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ, तुम्हें टेम्परेचर निकाला है 4 मोल्स ऑफ गैस, मतलब एन का वैल्यू हमको दे रखा है 4 मोल्स, वो ऑक्यूपाई कर रहा है 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम दे रखा है 5, और प्रेशर दे दिया है 3.32 बार। हवा देखो खाली में ऐसे परोस से मिलता है। आर का भी वैल्यू दे दिया गया है 0.083 ब्ला 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 ब्ला। तो तुम्हें क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही तो है। पी पता है, वी पता है, एन पता है, आर पता है, टी निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे क्या टेम्परेचर? टेम्परेचर निकाल लोगे क्या? कोई इशू आएगा कि मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा? जो है फटाफट बता दो।
शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो दिक्कत। प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दीजिए वर्षा, लो देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन ये था। आपको ये मिल जाएगा बच्चे, या मिल गया होगा आपके सबके ग्रुप में, ये चला गया पीडीएफ, वहां से मत बता देना, उसका आंसर भी यहाँ पे किया हुआ है बच्चे, देख लो। ये जब भी आप लोग एक चीज और बताना, आप लोग घर पे ईमानदारी से पहले आंसर जो इसमें डलवाया गया है वो इसलिए डलवाया गया है कि अगर 1 साल बाद तुम रिवीजन कर रहे हो और कहीं फंस जाओ, अगर कहीं फंस जाओ तब जाके यहाँ पे तुम आंसर का मदद लो, घर पे खुद से सॉल्व करना। अब आ जाओ अगला, अगला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये हम लोग क्वेश्चन नहीं, ये वाला थ्योरी हम लोग नहीं पढ़े हैं। एक बार बता दो फटाफट, माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं, ये नहीं पढ़े ना? नो सर। नो सर। नो सर। नो आ जाओ, नो सर। ठीक है समझिए। और देखो बहुत आसान है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि जब भी तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर तुम्हारा होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर दो कांस्टेंट रहेगा, तो जो टोटल प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर, अगर अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस एक साथ प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो जैसे कुछ ये कंटेनर है, ध्यान देना बच्चों, जैसे तो हम लोग का एटमॉस्फेयर है या कुछ भी कंटेनर मान लो, उसमें O2 है, N2 है, हीलियम है, आर्गन है, CO2 है, सल्फर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। तो ये सारे क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेज है, ठीक है, ये सारे नॉन रिएक्टिव गैसेज है। तो जब भी कंटेनर में कहीं भी नॉन रिएक्टिव गैसेज रहेंगे, और नॉन रिएक्टिव जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे और एक दूसरे से मिले ना, और वो मिक्स नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, तो जैसे ये ऑक्सीजन का गैस है ना, ये इस कंटेनर पे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो प्रेशर लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, P1 मान लिया, ऑक्सीजन ने लगाया P1, N2 ने जो प्रेशर लगाया वो लगाया P2, CO2 ने लगाया P3, आर्गन ने लगाया P4, हीलियम ने लगाया P5, सल्फर ने लगाया P6, वैसे ही कुछ कुछ और P7, P8, P9। तो जो टोटल प्रेशर होगा ना बच्चे कंटेनर का, वो सबका सम होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ब्ला ब्ला ब्ला। बस इतना सा बात बोलता है डाल्टन्स लॉ, हमने आपको आसान करके बताया था, अब लैंग्वेज में देख लो। ये क्या बोलते हैं कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इक्वल्स द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा उन सबको जोड़ दो, वो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस तरह से। बोल दो जरा, क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? सब दोबारा से दिखा दो दिनेश। ये है कि अगर कोई एक कंटेनर है या कोई एक रूम है, अगर उसमें नॉन रिएक्टिव अलग अलग तुम्हारा गैसेस प्रेजेंट है मिक्सचर में, ठीक है, तो सबका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा ना, सबका जो सरताज बच्चे रुक जाओ प्लीज, प्लीज सरताज, हेलो सरताज, रुक जाओ बच्चे, पढ़ लो, ठीक है, रुक जाओ सरताज, प्लीज 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 बच्चे। तो जितने भी अगर नॉन रिएक्टिव गैसेस रहेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे मत बुला करो, ठीक है, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, हो सकता है कि टीचर्स को वो भी परेशान करना चाहते, अभी मत करो बच्चे प्लीज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब भी तुम्हारे पास नॉन रिएक्टिव गैसेस रहेंगे, तो वो पार्शियल प्रेशर के, जो उनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर रहेगा उसको ऐड करते जाओ, उसके बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ अगला, एक लाइन और आप समझ जाओ, जो थोड़ा सा आपको बाद में आ जाएगा, ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर, और इसको आप लोग ना अपने नोट्स में भी लिख लो, इन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे मोल कंसेप्ट में, अगर आपको याद हो तो, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले थे हम लोग, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले थे, ठीक है।
सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले थे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले थे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा सा मैं जल्दी में इसको ले रहा हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? मान लो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर था P1, तो P1 क्या हो जाएगा बच्चे? N1 RT अपॉन V। मतलब RT अपॉन V को मैं कांस्टेंट मानता हूँ, केवल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। P2 क्या हो जाएगा? N2 RT अपॉन V एंड P3 हो जाएगा N3 RT अपॉन V। अभी मैंने बात किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। लो जी, तो जो तुम्हारा इस कहाँ का टोटल प्रेशर होगा ना, पी टोटल, वो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 3, तो सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगा N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। अब देखना जरा, RT अपॉन V कॉमन है, तो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ये तुम्हारा है पी टोटल। बोल दो जरा, ये है पी टोटल तुम्हारा RT अपॉन V अपॉन इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3। अब अगर तुम P1 अपॉन पी टोटल लो, यही तो मोल फ्रैक्शन था, कैसे जरा गौर से देखना, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? N1 RT अपॉन V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? RT अपॉन V इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3। ये कट गया, RT अपॉन V, तो बच क्या गया? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और यही तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है क्या? याद करो जरा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या था? याद करो, मैंने बताया था कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पार्शियल प्रेशर आ गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के टर्म में कि P1 अपॉन पी टोटल क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इन द सिमिलर फैशन P2 अपॉन पी टोटल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा P2 है ना, तो N2 आएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और P3 अपॉन पी टोटल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है बच्चे, तो ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा X3। तो हमने पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाल दिया। आई होप क्लियर है। चैट बॉक्स ओपन है, बता दो फटाफट। मैंने बहुत आराम आराम से बताया है, तो ये मत करना कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। X1 मोल फ्रैक्शन है बच्चे, मोल फ्रैक्शन। प्रेशर ही क्यों लिया? क्योंकि प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को हम लोग मोल फ्रैक्शन टर्म्स में रिलेट कर रहे थे बच्चे, इसलिए प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि वहां से एक रिलेशन दिखाना था, इसलिए। पार्शियल प्रेशर मतलब छोटे गैसेस का जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर। पूरा प्रेशर नहीं, पार्शियल मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा प्रेशर, इतना समझ लो बस। तो ये क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो फिर अब आ जाओ यहाँ पे। अब दिख रहा है क्या? यहाँ से आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का जो लेक्चर 3 है ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 3 में क्या है? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। केवल ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये जल्दी से कवर हो जाएगा। सुनते रहो, सुन रहे हो क्या? चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बता दो। लॉज वगैरह वाला कहानी खत्म हो गया, लॉज वगैरह की जितनी भी कहानी थी वो खत्म हो गई। आज डीपीपी मिल जाएगा, डीपीपी को खुद से आप ना एज ए टेस्ट पेपर की तरह करना। सुन लो, टेस्ट पेपर की तरह 10 क्वेश्चन रहेगा हर डीपीपी में, आपको 10 क्वेश्चन जाएगा। उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी है, कुछ मीडियम क्वेश्चंस भी है, थिक क्वेश्चंस भी है। आप लोगों को बोर्ड में केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब भी मैंने डलवा दिया है, ठीक है ना। तो आपको वो डीपीपी मिल जाएगा, एमसीक्यू है उसमें, और बोर्ड्स में एमसीक्यू के अलावा और भी कुछ आते हैं ना, तो कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा।
ठीक है, तो नोट्स रोज अपडेट हो रहा है साक्षी, आपके ग्रुप में सारा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद सरताज मत करो, कोई फायदा नहीं होगा बच्चा, क्लास को डिस्टर्ब करके मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा इससे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ी सी आपको खुशी मिल जाएगी, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पता नहीं रिमूव क्यों करें बच्चे, वो इतनी रात को कोई पढ़ने के लिए आया होगा, हो सकता है कि आज उसको लगेगा कि सर अच्छा लग रहा है, कल को वो समझ जाएगा, परसों को समझ जाएगा, कभी ना कभी तो उसको हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पढ़ना होगा तो। अब ध्यान से देख लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, ये थ्योरेटिकल कोर्सेज है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो ना, काइनेटिक एनर्जी, कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है, या अगर नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लोगे तुम लोग फिजिक्स में, कि अगर कोई बॉडी मोशन में होता है, तो जब मोशन में होता है और वो जब मोशन में होता है और वो जो एनर्जी को कैरी करता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस हाइट पे जाने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो हम डिली नहीं कर रहे हैं। तो गैसेज का काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं, मतलब गैसेज के मूवमेंट के द्वारा, गैसेज के मूवमेंट के वजह से। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं जितना अच्छा दिखता हूँ आप लोग झूठ-मूठ का परेशान करना चाह रहे हैं, फिर मतलब जितना मैं प्यार से बोल रहा हूँ थोड़ा सा रहने दो वैसे ही, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली के बाहर से नहीं हो, दिल्ली में ही हो और दिल्ली के स्कूल्स में ही पढ़ते हो, ईमेल आईडी से ज्वाइन करते हो, ठीक है, ईमेल आईडी ट्रैक हो जाता है, कितने गलत गलत ईमेल आईडी से ज्वाइन करोगे। फिलहाल बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ध्यान से सुनो बच्चे, आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, बचाना है, तो चैट बॉक्स बंद है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है बच्चे, कि गैस का जो मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट के वजह से कुछ थियरी बना, तो वो हम लोग देखते हैं, उसी को हमने बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सब कोई पूछेगा क्या, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको बाद में फायदा करेगा। क्या है, पहला चीज कि गैसेज कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो गैस है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है ना, द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज इन स्पेस। सिंपल सा बात है, अभी मैंने जैसे बात किया था, इस रूम के अंदर अगर ये रूम है तो इसके अंदर बहुत छोटे 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 तुम्हारे क्या है, गैसेस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत छोटे 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 छोटे। और ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, इनका जो साइज होगा, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो साइज होता है, वो जो टोटल वॉल्यूम है ना गैस का, टोटल वॉल्यूम मतलब अगर आप रूम में बैठो तो जो इस रूम का गैस, जो रूम का वॉल्यूम है, उसके कंपैरिजन में उसका जो साइज होता है बहुत ही नेग्लिजिबल। बस इतना सा मैंने बात बोला है और कुछ नहीं। तो जो गैसें हैं, जितने भी गैसेस हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो उनका साइज होगा वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। एम आई क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, हमेशा रैंडमली एक दूसरे से मूवमेंट में रहते हैं, और ये मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ये इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तुम्हारे जो पार्टिकल्स है हमेशा मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट की वजह से ये एक दो चीजें हो सकती है, ये कंटेनर के वाल से टकराते हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे से भी टकराते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था बच्चे, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हमेशा कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं, और इसके वजह से वो वाल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, जो कंटेनर का वाल रहेगा उससे टकराएगा, और एक दूसरे से भी कोलाइड करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा सा फिजिक्स यूज होगा, क्या, कि जैसे तुम्हारी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वाल से कोलाइड करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कुछ मोमेंटम को इम्पार्ट करते हैं वाल से। अब बच्चों को डाउट होगा सर मोमेंटम क्या होता है, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा,
मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, तो ध्यान रखना बच्चे कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा आ रहा हो और आपको पता है कि आपके स्कूल में पढ़ता है, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पर रीच आउट करो एंड मैसेज करो, या आप चैट बॉक्स में कभी भी लिख के भेज दो। ठीक है, हम तो वैसे भी पहुंच जाते हैं लोगों तक, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको उससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो जैसे ही तुम्हारा कोई भी गैस पार्टिकल, जैसे मान लो कि ये गैस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल अगर ये वाल से टकरा रहा है तो ये उसको मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। जो गैस का मास होगा, जो कि हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल है, लेकिन वेलोसिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कुछ सर्टेन स्पीड से टकराता है, तो उसमें मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। अब सर ये मोमेंटम फील नहीं होता है, आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे कि मान लो रोड पे आप खड़े, सिंपल सा, कोई भी जाके रोड पे खड़े हो गए, आज मन किया हम रोड पे खड़े हो गए, हम एकदम स्टिल है, वैसे ही कंटेनर, मान लो कंटेनर के वाल हो, आप रोड पे जाके खड़े हो गए, सामने से 100 किलोमीटर पर स्पीड से तुम्हारा आ रहा था एक कार और आपको टक्कर मारता है। कार आया और आपको क्या मारा? टक्कर। तो जैसे ही वो तुमको कार टक्कर मारेगा, कुछ फील होगा आपको, पता है, कुछ फील होगा। और वही जो फीलिंग है ना, वो मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है आप सब लोगों को। आ रहा है बात समझ में क्या? तो वही जो हुआ है वो मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है, यही मोमेंटम ट्रांसफर होता है। आप उड़ोगे और जाके गिरोगे कहीं और, तो अब उस फीलिंग को हम बताना नहीं चाह रहे, एग्जाम्पल था आपके लिए। अब समझ जाना कि मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है। आप खड़े हो, 100 किलोमीटर पर आवर से कार आए और आपको उड़ा ले गया, ये है मोमेंटम का ट्रांसफर। आप कांस्टेंट थे एकदम, कार आया, आपको टक्कर मारा, अपना मोमेंटम आपको ट्रांसफर कर दिया, एज सिंपल एज दैट, पहला। दूसरा पॉइंट इसमें ये है बच्चे कि जो कोलिजन सॉरी, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाल्स के बीच में, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब दो चीजें, अगर तुम डिफिनेशन देखोगे, जैसे एक बॉल को तुम लोग, जैसे क्रिकेट बॉल होता है, तुम उसको दबाए, या रबर जो होता है, रबर आपको पता है ना, रबर को आप खींचते हो और फिर छोड़ देते हो, तो जो उसका नॉर्मल पोजीशन था उसको फिर से रिगेन कर लेता है। तो ये एक इलास्टिसिटी का, तुम्हारे इलास्टिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे वो चीज हम लोग नहीं करते। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि अगर तुम्हारा कोई भी ये वाल है, मान लो ये कंटेनर है, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो इलास्टिक मतलब जो एनर्जी होगा वो एक दूसरे से ट्रांसफर कर देंगे, अपना एनर्जी दूसरे को दिया, दूसरे का एनर्जी दिया, एनर्जी वगैरह कुछ उनका वैसा ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, इलास्टिक पहला। अगला है तुम्हारा पॉइंट इसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं निकालते हैं, लगाते हैं, या कोई रिपल्सन नहीं लगाते हैं, केवल कोलिजन को छोड़ के। मतलब जब कोलिजन हो रहा होगा तो वहां पे ऑफ कोर्स रिपल्सन होगा। देखो एक मॉलिक्यूल मान लो ये है और एक मॉलिक्यूल ये आए, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा? रिपल्सन होगा, वहां मॉलिक्यूल्स फिर दूर दूर भाग जाएंगे। ये कहता है पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे, कोलिजन को छोड़ के उसके अलावा कभी भी वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगाते। हो सकता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स वेग लगे कि सर ये थोड़ी ऐसा होता है, इस थियरी में कुछ खामियां भी हैं, आपको बाद में मालूम चल जाए। फिलहाल अभी आपको यही जानना है। जो थियरी है कि कोई पूछे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या है, तो वो थियरी है, पॉइंट आउट करके लिखा हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन को छोड़ के वो कभी भी एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगाते। थम्स अप करो, इज दीज थिंग्स मेकिंग सेंस? थम्स अप करके बताओ फटाफट। समझ में आया तो फटाफट थम्स अप करो, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हम लोग कम से कम ये थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जाना, कोई घर अभी नहीं जाएगा, अगला क्लास आपको पता है 10:15 बजे से होगा, मे बी डाउट सेशन है। डाउट सेशन में अभी यही चीजें चल रही, अगले वीक से उसमें एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आ जाएंगी, और शायद वो मैं ले रहूंगा, या जो आपको डाउट सॉल्विंग वाले जो टीचर होंगे, जो कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें दे रहे होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे, तो उसका आप चिंता मत करो। अगला पॉइंट ये है बच्चे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ गैसेस। जैसे अगर तुम्हारा ये कंटेनर है, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ
एटम्स हैं अंदर में, इन सब का कोई पार्टिकुलर स्पीड होगा, सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्पीड है, ये इस स्पीड से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कुछ ना कुछ सर्टेन स्पीड से। लेकिन इस इंडिविजुअल स्पीड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एवरेज स्पीड रहेगा, यानी कि जो टोटल स्पीड रहेगा सारा कंटेनर के, सारे नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है इनका मिला के, जो वी एवरेज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि इसमें से किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड बढ़ गया, किसी का घट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको देखते ही नहीं है। जो एवरेज स्पीड होगा, जो सारे क्यूमुलेटिव पार्टिकल्स का स्पीड होगा, वो मिला के कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, अगला पॉइंट, इफ द गैसेज विल हैव वेरिएबल स्पीड, अगर किसी गैसेज का वेरिएबल स्पीड है, इसका मतलब उनके पास पक्का वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगा। सर ये स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? स्पीड, वेलोसिटी तुम बोलते हो जिसको। तो अगर तुम्हारा ये स्पीड चेंज हो रहा है, वी वेरिएबल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज करेगा। प्यारे बच्चों, सारे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर तुम्हारा गैसेस के पास वेरिएबल स्पीड है, यही तो पॉइंट बोल रहा है कि अगर स्पीड वेरिएबल होगा, मतलब अगर स्पीड अलग अलग हो रहा है, तो उनके पास पक्का वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। मतलब एक टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी 1 होगा, किसी पे काइनेटिक एनर्जी 2 हो सकता है, किसी पे 3 रहेगा, अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है बच्चे कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ना गैस पार्टिकल्स का, वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होगा वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर, उतना ही ज्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर, उतना ही ज्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो हमको कुछ भी दे देगा कि एक गैस का बड़ा बड़ा कुछ नाम लेके दे देगा कि एक नाइट्रोजन गैस है, समथिंग है, ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला। उसमें से बोलेगा कि पहले उसका इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, उसको बढ़ा के हमने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब माइक्रोफोन में ऑन कर रहा हूं, बताओ मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स कांस्टेंट, डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट माइक्रोफोन में ऑन कर रहा हूं और बताओ। ऑन। अरे बात समझ में? इंक्रीज। तो इस तरह से मैंने माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यहां तक बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी तुमको निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। याद है तो बता दो किसी को। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, 3/2 nRT, ये याद है तो उससे इसको निकाल के बता दो। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, लिख लो इसको। r है गैस कांस्टेंट, और t है टेम्परेचर। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है ऑक्सीजन का -25 डिग्री सेल्सियस पे। चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो, चैट बॉक्स ओपन। ये फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, बता दो बच्चे। बताएंगे ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अगर आर आपको समझ में नहीं आया तो आर आप रख लो 8.314। देखो मैं कर दे रहा हूँ,
मैं कर दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है कि होता है 3/2 nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। निकालना शायद भूल गए। गिवन वेट क्या है यहाँ पे? देखो n होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। याद हो तो बता दो। गिवन वेट कितना है? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है तुम्हारा 32। तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। हाँ कृष्ण, वही चले। ठीक है। इसके बाद आर का तुमको वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर तुमको -25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में मत रखना, पूरा हम लोग टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? +273 कर दो। कितना आ जाएगा? 248 केल्विन। अब रख दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/8 इंटू 8.314 इंटू 248। ठीक है। तो ये कुछ आ रहा है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो पहले सारे लोग। केमिस्ट्री में अगर सोचो तो कि सर ये आंसर लिख रहा है, हमारे पास आंसर कैलकुलेटेड रहता है। मैं एकदम फ्रैंक बताता हूँ, भुलवा के नहीं रखूंगा। हमारे पास जो आंसर है सारे कैलकुलेटेड रहते हैं। तो आपको लगेगा कि सर आप कैसे कर दे रहे हो। जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ेंगे कुछ, तब असली कैलकुलेशन देखोगे। हाँ, अभिषेक ने सही बताया 386.6 कि हम लोग आंसर कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों का मैं बताता हूँ कॉमन डाउट या कॉमन चीज जो फंस जाते हैं कि उनको जनरली फॉर्मूला भी लगा लेंगे, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आपको ना प्रैक्टिस केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना। ठीक है। केमिस्ट्री में 8.314 कैसा है? देवेंद्र कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसका बहुत सारा वैल्यू है। 8.314 जब हम लोग जूल पर केल्विन पर मोल में लेते हैं तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.314। कैलोरी में अलग होगा, बहुत सारे वैल्यूज हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करेंगे। पारुल पूछ रही है या पूछ रहा है पता नहीं कि ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखेंगे ना। तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया इसलिए गुंजन, या पता नहीं, पारुल ने पूछा था। ठीक है सारे प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए यही है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 2-3 चीज सुन लो। आज आपको डीपीपी मिल जाएगा आपके ग्रुप्स में। नरेश रुको, जो है वही है जो लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट पूछ रहा है यार का। डीपीपी कैसे निकालते हैं, डीपीपी कैसे आपको सॉल्व करना मैं बताता हूँ। आपको पहला दूसरा जितना भी डीपीपी आएगा ना, सुन लो एक बार बच्चों, फिर आप डाउट पूछ लेना। क्यों? क्योंकि अब आपके काम का चीज मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके डीपीपीज रहेंगे उसको आप समझना कि वो टेस्ट पेपर है। जितने भी डीपीपीज रहेंगे आपको उसको ट्रीट करना है कि ये मेरा टेस्ट पेपर है। 10 क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइमर लगाना, आधा घंटा, आधा घंटा में सॉल्व करना। हो सकता है कि किसी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो, किसी से 2 हो, किसी से 3 हो, किसी से 4 हो, रिस्पेक्टिव हो रहा होगा। होने दो, फर्क नहीं पड़ता है। उस डीपीपी में क्या करना, अगर आप प्रिंट आउट करवा ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है तो कहीं भी लिख लो कि डीपीपी 1 में मैंने आधे घंटे में, नीचे में उसका आंसर की भी दे रखा है हमने। आंसर की को मत देखना, पहले सारा क्वेश्चंस को बना लेना, फिर आंसर की से मिला लेना। अगर 2 क्वेश्चन सही है तो आप लिखना करेक्ट 2, इनकरेक्ट 4, और टोटल कितना आपने किया नंबर। सही नंबर होगा तो +3 देना, अगर क्वेश्चन सही हुआ तो +3 देना, अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो -1 देना, अटेम्प्ट नहीं है तो 0 नंबर देना। और हर डीपीपी में आप लोग मार्क्स निकालते जाना अपने। तुमको किसी का जरूरत नहीं है कि क्या आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। हाँ, जिसका हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। आपको बस ये देखना है कि अगर आपका डीपीपी में जैसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका खुद ब खुद इंप्रूवमेंट होते जा रहा है।
बस, और कुछ नहीं। आपको 4 डीपीपी मिलेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के 4 डीपीपी मिलेंगे। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक है। इसके आगे वाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में थोड़े से चीज रह गए हैं, और रियल गैसेस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ठीक है। ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन जब भी होता है O2 गैस होता है बच्चे, गुंजन। ठीक है, आज की कहानी हमारी इतनी ही। अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखो। मिलेंगे फिर बहुत जल्द। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली रीच आउट टू मी। डायरेक्टली रीच आउट टू मी। अपना नाम बैच और आपका जो भी डाउट है, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो आप लिख कर डाल दो। आई विल मेक श्योर कि सब चीज आपको कवर हो जाए। ठीक है, टाटा बाय।